एपिसोड 591 टू 600। अध्याय 591। दो लोगों के लिए भोजन। जी चेंग को झाओ मिंग के साथ बैठने के लिए अपनी सीट से उठते देख जियाओली के चेहरे के भाव बिगड़ गए। इतना ही नहीं, रिवाज के अनुसार यदि वह दादी शुरेन के लिए अपनी शाही सीट छोड़ रहे हैं तो उन्हें कम से कम उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठना चाहिए जो झाओ मिंग की सीट है। लेकिन वह उसके बगल में बैठ गया और उसने उससे सीट बदलने के लिए भी नहीं कहा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक नौकरानी आए और उसने दादी शुरेन के आने की सूचना दी। जी चेंग समेत सभी लोग उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन झाओ मिंग न केवल खड़े हुए बल्कि शुरेन की ओर चलकर उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनकी कुर्सी तक ले गए। शुरेन हैरान थी क्योंकि लंबी यात्रा के कारण वह वास्तव में असहज और थकी हुई महसूस कर रही थी, जिसके चलते वह काफ़ी धीरे और मुश्किल से चल पा रही थी। हालांकि उसकी नौकरानी उसे सहारा दे रही थी, फिर भी उसे खुशी हुई क्योंकि झाओ मिंग ने उसकी इन छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दिया था। शुरेन के करीब आने की कोशिश करते हुए झाओ मिंग को देखकर शाओली के चेहरे पर उदासी छा गई। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन। जब सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए तो सभी रानियों ने बारी बारी से शुरेन का अभिवादन किया। शियाओली ने भी उनका अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उन्होंने पहले ही शुरेन से अपना परिचय दे दिया था। शुरेन ने जटिल निगाहों से शियाओली को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना नाम क्यों नहीं बताया? पफ। शुरेन द्वारा नाम पूछे जाने पर शियाओली अवाक रह गई। वह उससे दोपहर में ही मिली थी और उसका नाम भूल गई। हालांकि झाओ मिंग की हंसी सुनकर उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। दादी शुरेन की बातें सुनकर झाओ मिंग भी चौंक गई। वह हंसे बिना नहीं रह सकी, लेकिन हंसी रोकने के लिए उसने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। लेकिन उसकी इस हरकत ने उसकी हंसी को और भी स्पष्ट और अनियंत्रित बना दिया। उसे अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देख जी चेंग ने आह भरी। शाओली ने दांत पीसते हुए झाओ मिंग को घूर कर देखा। बहन झाओ मिंग, दादी शुरेन यहाँ हैं, आपको तमीज से पेश आना चाहिए और दादी का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। जियाओली ने झाओ मिंग पर चिल्लाने की कोशिश करते हुए कहा। झाओ मिंग तुरंत चुप हो गई और अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये समझते हुए कि उसकी हंसी को दादी शुरेन का अपमान समझा जा सकता है। हालांकि वह जानती थी कि शियाओली ने जानबूझकर उसकी ओर इशारा किया था, लेकिन इस मामले में वह झूठ नहीं बोल रही थी, इसलिए वह चुप रही और दादी शुरेन को अपराधबोध भरी नजरों से देखने लगी। वह माफी मांगने ही वाली थी कि तभी शुरेन ने कहा, किसने कहा कि उसका हंसना मेरे प्रति अपमान माना जाएगा? शियाओली गुस्से में झाओ मिंग को घूर रही थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शुरेन उससे बात कर रही थी। लेकिन जब उसने शुरेन की तीखी निगाहें खुद पर देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कई बातें उसके लिए थीं, झाओ मिंग के लिए नहीं। क्या उसे झाओ मिंग को डांटना नहीं चाहिए? वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? झाओ मिंग भी हैरान थे। यहाँ तक कि अन्य रानियां भी चौंक गईं क्योंकि उन्हें शुरेन से झाओ मिंग का इतनी खुलेआम समर्थन करने की उम्मीद नहीं थी। सबके सामने शुरेन द्वारा पूछे जाने पर शाओली असहज महसूस कर रही थी। उसने होंठ सिकोड़कर शांत भाव से जवाब देने की कोशिश की। मैं बस यह नहीं चाहती कि बहन झाओ मिंग असभ्य लगे, इसीलिए मैंने उनसे बड़ों के सामने तमीज से पेश आने को कहा। आखिरकार आप उम्र और पद दोनों में उनसे बड़ी हैं। तुम सही कह रही हो, बड़ों के सामने शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे डांटने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। उम्र में उससे बड़ी होने के बावजूद तुम्हारा पद उससे नीचा है। वह महारानी है और तुम सिर्फ मुखिया हो, नहीं सिर्फ एक संगिनी। तुम इस तरह उसकी गलतियों को कैसे उजागर कर सकती हो? दादी शुरेन ने शियाओली को देखते हुए कहा। जियाओली उसकी बातें सुनकर चौंक गई और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उससे उम्र में बड़ी नहीं हूँ, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। शुरेन के ये कहने पर कि वह झाओ मिंग से बड़ी है उसे बहुत बुरा लगा। दोनों की उम्र बराबर है, किस नजरिए से झाओ मिंग उससे छोटी दिखती है? झाओ मिंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और जोर से हंसने से खुद को रोकने के लिए बार बार अपनी जीभ काट रही थी। ये दादी शुरेन तो बहुत ही क्रूर हैं। उसने कहा कि शियाओली बूढ़ी दिखती है। शुरेन शाओली की प्रतिक्रिया सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने अपने होंठ सिकोड़े और बुदबुदाए, अरे तुम दोनों एक ही उम्र की हो, मुझे लगा था कि तुम उससे बड़ी हो। उसने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अगर तुम छोटी हो तो सबके सामने जी राजवंश की महारानी को खरी खोटी सुनाना तुम्हारे लिए ज्यादा अनुचित है। क्या वेन जू ने तुम्हें यही सिखाया है? जियाओली ने दांत पीसते हुए सोचा कि उसने आखिर क्या गलती की है। गलती तो झाओ मिंग की थी, लेकिन वो बेवजह उसे परेशान करती रहती है। और तुम? झाओ मिंग अपनी उंगलियों से खेल रही थी और शियाओली की ओर देखने से बचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह फिर से न हंसे, लेकिन अचानक शुरेन के पुकारने पर वह चौंक गई। तुम महारानी हो, फिर भी एक साधारण रानी की तरह व्यवहार करती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इन रानी को नियंत्रण में रखना चाहिए? क्या तुम इन रानी को अपने ऊपर हावी होने दोगी और अपनी दयालुता का फायदा उठाने दोगी? अगर वेंजू यहाँ नहीं है तो कम से कम उसकी जगह इन लड़कियों को अनुशासित करो। झाओ मिंग ने शुरेन की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन जितना ज्यादा वह सुनती गई उतना ही उसे लगा कि शुरेन उसे डांटने के बजाय जानबूझकर वेंजू और शियाओली को निशाना बना रही थी। लंबे व्याख्यान के बाद अंततः भोजन परोसा गया। यह विशेष भोज मुख्य रसोइया कियान डैन ने तैयार किया था। वह कुछ महीनों की छुट्टी पर थी और झाओ मिंग को याद आया कि उन्होंने वेंजू के जन्मदिन की दावत में उनके बनाए हुए बेहद स्वादिष्ट नूडल्स खाए थे। उसके बाद उन्हें इसे दोबारा खाने के कुछ मौके मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश पारिवारिक आपात स्थिति के कारण उन्हें फिर से छुट्टी लेनी पड़ी। क्योंकि कियान डैन को शाही परिवार में बहुत सम्मान प्राप्त था, इसलिए उन्हें बिना किसी समस्या के छुट्टी दे दी गई। वाह, वही स्वादिष्ट खुशबू! अपने पसंदीदा नूडल्स की खुशबू सूंघते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इससे उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं।
उस समय जी चेंग ने वेनजू और शियाओली का विरोध किया और उन्हें जी भरकर खाने दिया। वह बड़े चाव से नूडल्स खा रही थी और जब उसका पहला कटोरा खाली हो गया तो उसने दूसरा कटोरा मांगा। शुरेन उसे इस तरह खाते देखकर हैरान रह गई, इसलिए उसने अचंभित होकर पूछा, झाओमिंग, क्या तुम 2 लोगों के लिए खा रही हो? अध्याय 592। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? झाओमिंग अपने पसंदीदा मसालेदार और स्वादिष्ट नूडल्स खा रही थी। उसके खुश और संतुष्ट भावों को देखकर शुरेन को हंसी आ रही थी। उसने पहले कभी किसी महिला को इतने चाव से और बिना अपनी संतुष्टि छुपाए खाते हुए नहीं देखा था। झाओमिंग वाकई सबसे अलग है। हालांकि जब झाओमिंग ने नूडल्स की एक और सर्विंग मांगी तो शुरेन हैरान रह गई, क्योंकि झाओमिंग दुबली पतली थी और देखने में ऐसा नहीं लगता था कि वह इतना खा सकती है। इसके अलावा झाओमिंग को दिया गया भोजन अन्य लोगों की तुलना में पहले से ही अधिक था। झाओमिंग, क्या तुम 2 लोगों के लिए खा रही हो? दादी शुरेन को आश्चर्य हुआ कि कहीं झाओमिंग गर्भवती तो नहीं है। पफ, जी चेंग के मुंह में नूडल्स भरे हुए थे, तभी उसे खांसी आ गई और लगभग सब कुछ बाहर निकल गया। शुक्र है कि उसने समय रहते अपना मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन तीखापन गले में अटकने से उसे खांसी आ गई। जब जी चेंग अचानक जोर जोर से खांसने लगा तो झाओमिंग चौंक गया। उसने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया था और वह जोर जोर से खांस रहा था। उसने चिंता से उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, तुम ठीक हो? लो, थोड़ा पानी पी लो। जी चेंग ने उससे पानी का गिलास लिया और पूरा पानी एक ही बार में पी गया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने कपड़े से अपना मुंह पोंछा और शर्मिंदा भाव से शुरेन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आई शर्म को देखकर शुरेन मुस्कुराए और झाओमिंग की ओर देखा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे के भाव पहले जैसे ही थे। झाओमिंग के भावहीन चेहरे को देखकर उसने सोचा, क्या वह सचमुच गर्भवती है? शाओली ने झाओमिंग को घूरकर देखा, क्योंकि वह शुरेन के उस सवाल को नहीं भूल पाई थी जिसका जवाब झाओमिंग ने अभी तक नहीं दिया था। क्या वह सचमुच गर्भवती है? उसे असहज महसूस होने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार जब झाओमिंग जी चेंग के उत्तराधिकारी को जन्म दे देगी तो महारानी बनने का उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। अन्य सभी रानियां ईर्ष्या भरी निगाहों से झाओमिंग को देख रही थीं और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थीं। झाओमिंग ने खाना फिर से शुरू किया, लेकिन जब उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई तो वह असहज हो गई। उसने ऊपर देखा और पाया कि दादी शुरेन के साथ साथ सभी लोग उत्सुकता भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। अंडरस्को, क्या कुछ हुआ है? उसने धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने रहस्यमय तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। शुरेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। झाओमिंग ने भौहें चढ़ाईं और याद करने की कोशिश की कि उसने क्या मांगा था। अचानक उसकी निगाहें चमक उठीं जब उसे कुछ याद आया। अरे, 2 लोगों के लिए खाने के बारे में। शुरेन ने सिर हिलाया और खुशखबरी का इंतजार करने लगी। अगर वह सचमुच गर्भवती है तो उसने प्रसव तक यहीं रहने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसे वेंजू पर इस काम के लिए भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ, मैं 2 लोगों का खाना खा रही हूँ, उसने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। अंडरस्को, अंडरस्को, अंडरस्को। उसकी बातें सुनकर सब चौंक गए। शुरेन के चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान आ गई। उसने हाथ जोड़कर उसे और जी चेंग को बधाई देने ही वाली थी कि जी चेंग की तरफ देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी और असमंजस के भाव दिखाई दिए। तुम गर्भवती हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें कब पता चला? जब उसने सहजता से कहा कि वह 2 लोगों का खाना खा रही है तो वह अवाक रह गया। ऐसा नहीं है कि वह नाखुश है, बल्कि वह ज्यादा हैरान है। उसे पता है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसने अभी तक उसे बताया क्यों नहीं? इतनी अच्छी खबर है, उसने अभी तक उसे क्यों नहीं बताया? झाओमिंग उसे इस तरह व्यवहार करते देखकर हैरान रह गया। वह क्या कह रहा है? गर्भवती कौन है? मैंने कब कहा? उसने अचंभित भावों से पूछा। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन। अंडरस्को। जी चेंग ने हैरानी भरे भावों से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अभी कहा कि तुम 2 लोगों के लिए खा रही हो। क्या तुम्हारा मतलब यह नहीं था कि मैं पिता बनने वाला हूँ? उसका दिल उलझन और चिंता से तेजी से धड़क रहा था। उसने अभी अभी कहा कि वह 2 लोगों के लिए खा रही है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही क्यों कह रहे हैं। कुछ ही मिनटों में उन्हें एक अलग तरह की भावना का अनुभव हुआ। झाओमिंग ने उसे घूरते हुए हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। क्या इसका मतलब गर्भवती होना है? मुझे लगा कि दादी पूछ रही है कि क्या मैं दूसरी बार खाना खा रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं 2 लोगों के लिए खाना खा रही हूँ। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मुहावरे का ऐसा अर्थ भी हो सकता है। क्या वह सीधे सीधे यह नहीं पूछ सकती थी कि वह गर्भवती है या नहीं? शब्दों को इतना जटिल क्यों बनाना? क्योंकि उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। उसने बस यही मान लिया कि वह अपने भोजन की मात्रा के बारे में पूछ रही है। इस तरह के मुहावरे उसकी दुनिया में भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन चूंकि वह कभी किसी गर्भवती महिला से नहीं मिली थी, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गर्भवती महिलाओं के लिए किन मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी शब्दावली सरल और सीधी है, उसमें जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अंडरस्को, अंडरस्को, अंडरस्को। झाओमिंग की व्याख्या सुनकर सब लोग अवाक रह गए, खासकर शुरेन और जी चेंग। वे अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन झाओमिंग ने उन पर पानी फेर दिया। दूसरी ओर जियाओली के होंठों पर राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने फिर से खाना शुरू कर दिया, जबकि शुरेन और जी चेंग की भूख झाओमिंग द्वारा उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिए जाने के बाद कम हो गई। जी चेंग ने उसे इतने चाव से नूडल्स खाते हुए देखकर उस पर एक नज़र डाली और सोचा कि अगर वह उसके बच्चे की मां बन जाए तो कितना अद्भुत होगा। अपने खुद के बच्चे होने के विचार से उत्पन्न भावनाओं से वह अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। उन्हें कभी पिता के स्नेह और देखभाल का अनुभव करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनके पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था और उसके बाद पढ़ाई, युद्ध प्रशिक्षण और सिंहासन संभालने का दबाव उनके लिए एक बोझ बन गया।
वह बचपन की खुशियों का अनुभव नहीं कर सका और उसने बहुत कम उम्र में ही खून से लथपथ शव देखे थे और युद्ध के मैदान की क्रूरता का अनुभव किया था। उनके दादा, जो कि वृद्ध सम्राट थे, ने सिंहासन संभालने की योग्य आयु प्राप्त होने तक सिंहासन और उसकी जिम्मेदारियों का प्रबंधन किया था। उसने झाओ मिंग की ओर देखा और भविष्य के बारे में सोचकर मुस्कुराया जब वह उसके बच्चे को जन्म देगी। शुरेन ने देखा कि वह खाना खाते समय झाओ मिंग को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। वह सोचने लगी, क्या ये लड़का हमेशा इतना स्नेही रहता है। अध्याय 593 आप अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। दावत समाप्त होने के बाद जी चेंग और झाओ मिंग दादी शुरेन को उनके कमरे में छोड़ने के बाद अपने कमरे में वापस आ गए। कपड़े बदलने के बाद वे बिस्तर पर लेट गए और सोने की तैयारी करने लगे। झाओ मिंग, हमें चाची शेजिया को भी भोज में आमंत्रित करना चाहिए। चलो कल उनसे मिलने चलते हैं, उन्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। जी चेंग ने झाओ मिंग को गले लगाते हुए बिस्तर पर लेटे हुए कहा। झाओ मिंग ने अपनी चाची को याद करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। पिछले कुछ दिनों में वह इतनी व्यस्त थी कि उनसे मिलने नहीं जा सकी। उसे उससे कई बातें करनी थीं। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो कल चलते हैं। उसने आंखें बंद करते हुए उसकी बाहों में सिमट गई। अगले दिन जी चेंग और झाओ मिंग शेन जिया को आमंत्रित करने के लिए उसके कमरे में गए। जी चेंग द्वारा शुरेन के स्वागत भोज में आमंत्रित किए जाने पर शेन जिया मुस्कुराए और विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महामहिम, मुझे इस भोज में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। झाओ मिंग को जी चेंग से बात करने के उसके तरीके पर थोड़ी जलन महसूस हुई। वह उससे कभी इतनी मीठी बातें नहीं करती थी। तुम वापस जाओ, मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगा, झाओ मिंग ने जी चेंग से कहा और उसे वापस जाकर अपना काम करने के लिए कहा। जी चेंग के जाने के बाद झाओ मिंग ने शेन जिया की ओर मुड़कर कमरे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब क्या तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो। शेन जिया ने आह भरी और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आप क्या पूछना चाहते हैं। झाओ मिंग का चेहरा खिल उठा और उसने पूछा, आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि आप मुझे वापस भेज सकते हैं या नहीं। आपने कहा था कि आप मुझे यहाँ नहीं लाए, बल्कि मैं स्वयं इस दुनिया में आई हूँ। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मुझे वापस भेज सकें, या क्या कोई संभावना है कि झाओ मिंग और मैं अपनी आत्माओं को फिर से बदल सकें। झाओ मिंग को खुद नहीं पता था कि यह सवाल पूछते समय उसके मन में क्या भावनाएं थीं। क्या उसे खुश होना चाहिए या दुखी। शेन जिया ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, तुम वापस जाना चाहते हो। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। उसका शरीर अकड़ गया था और वह सोचने लगी कि क्या वह जी चेंग के बिना जी पाएगी। मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि बाद में तुम झाओ मिंग के साथ आत्माओं का आदान प्रदान कर पाओगे या नहीं। मतलब, हमने श्राप के प्रभाव को तो मोड़ दिया और तुम दोनों को वापस जीवन में ले आए, लेकिन जिसने तुम्हें जहर देकर तालाब में धकेलने की कोशिश की थी, वह अभी भी वहीं है। अगर वह व्यक्ति फिर से हमला करने की कोशिश करे तो क्या होगा। रुको, मुझे जहर दिया गया। किसने कहा कि मुझे जहर दिया गया है। मैं तो बस पूल में गिर गई और कोमा में चली गई। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। शेन जिया ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नशा नहीं कराया गया है और तुम बस गलती से तालाब में गिर गए हो। क्योंकि इस श्राप के अनुसार घटनाएं दोहराई जानी तय हैं और तुम्हारी मृत्यु जहर और डूबने से होनी तय है। शेन जिया बड़बड़ाते हुए ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या इसमें कोई बदलाव संभव है। झाओ मिंग ने शेन जिया की ओर देखते हुए अपनी पलकें झपकाईं और कहा, तो झाओ मिंग न केवल तालाब में गिरी बल्कि उसे जहर भी दिया गया और फिर उस पर आत्महत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। क्या यही हुआ था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। झाओ मिंग को आश्चर्य हुआ। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। अगर आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन। शेन जिया ने झाओ मिंग को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता झाओ मिंग के साथ क्या हुआ, लेकिन उसके पिछले जन्म के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए था। साथ ही झाओ मिंग की मौत के बारे में कई संदिग्ध बातें हैं। उसे तैरना आता है तो डूबने से वह कोमा में कैसे जा सकती है। इसलिए हमें उस अपराधी को पकड़ना होगा इससे पहले कि वह कोई और कदम उठाए। झाओ मिंग को उसकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। वह दोबारा मरना नहीं चाहती। साथ ही हमें उस चीज़ को ढूंढना होगा जो सदियों से श्राप को धारण किए हुए है। हमें उस चीज़ को नष्ट करना होगा और तभी आप श्राप से मुक्त हो सकते हैं। उस चीज़ को जलाने के बाद ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि श्राप समाप्त हो गया है। शेन जिया की बातें सुनकर झाओ मिंग अवाक रह गया। चीज़, कौन सी चीज़, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं इस श्राप को समझने की कोशिश कर रही थी तो मेरा एकमात्र निष्कर्ष यही निकला कि इस तरह के श्राप हमेशा भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहते हैं और मृत्यु के बाद भी आपका पीछा करते रहते हैं। हमें उस वस्तु को ढूंढकर नष्ट करना होगा ताकि आप दोनों इस श्राप से मुक्त हो सकें। शेन जिया ने इतने प्रयासों के बाद श्राप को दूर करने का तरीका बताते हुए कहा। झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि आखिर ये क्या हो सकता है। उसे उस रात की ज्यादा कुछ याद नहीं है। आखिर ये क्या हो सकता है, और वो कौन हो सकता है जिसने उसे जहर दिया और तालाब में धकेल दिया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और हिचकिचाहट भरी नजरों से शेन जिया की ओर देखा। घोषित करना। झाओ मिंग ने आह भरी और पूछा, तो इसका मतलब है कि मुझे पूरी जिंदगी यहीं रहना होगा। मैं वापस नहीं जा सकता। शेन जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, एक बार जब श्राप पूरी तरह समाप्त हो जाए तो पूर्णिमा की रात को तुम झाओ मिंग के साथ आत्मा का आदान प्रदान कर सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम दोनों को अपनी आत्मा का आदान प्रदान करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि तुम दोनों ऐसा चाहती हो तो तुम अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस लौट सकती हो। क्या तुम अपनी दुनिया में वापस जाना इतना चाहती हो। अगर तुमसे यहाँ रहने या वापस जाने के लिए कहा जाए तो तुम्हारा फैसला क्या होगा। शेन जिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह जानती थी कि झाओ मिंग दूसरी दुनिया में खुश है। वह नहीं चाहती थी कि वह इस दुनिया में वापस आए जहाँ उसकी इतनी दर्दनाक यादें हैं।
झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और शेन जिया को एक अजीब सी निगाह से देखा। वह क्या जवाब दे सकती थी? ऐसा तो था नहीं कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। अध्याय 594 तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। झाओ मिंग के चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसके होंठ कांपने लगे क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शेन जिया के अलावा उसने ये सवाल कई बार खुद से पूछा है, लेकिन क्या उसे फैसला करने का अधिकार है? उसने गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तकनीक की कमी को छोड़कर यहाँ सब कुछ मेरी पसंद का है। और मुझे जी चेंग पसंद है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मुझे उससे प्यार हो गया है। उसकी पलकें नम हो गईं और कांपते होंठों से उसने जवाब दिया, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन जी चेंग का क्या? उसे झाओ मिंग पसंद है। भले ही मैं उसका पुनर्जन्म हूँ, मैं इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि मैं झाओ मिंग नहीं हूँ। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ वह मुझे झाओ मिंग की तरह ही मानता है। झाओ मिंग ने अपने निचले होंठ को दबाते हुए थोड़ी देर रुककर कहा, झाओ मिंग मर गई और मेरे शरीर में आ गई। वह उस दुनिया में खुश है, लेकिन उसे जी चेंग की भावनाओं का पता नहीं है। उसकी मृत्यु इस सोच के साथ हुई कि जी चेंग उससे नफरत करता है और उसने उसका जीवन दुखमय बना दिया था। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका जीवन भी उतना ही दुखमय था। सब कुछ बस एक बड़ी गलतफहमी थी। उसकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या महसूस करूं। उसके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन किसी और का दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। वह झाओ मिंग से प्यार करता है, मुझसे नहीं। उसके मन में मेरे लिए जो प्यार और स्नेह है वह इसलिए है क्योंकि वह मुझे झाओ मिंग समझता है। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैंने उससे झूठ बोला और झाओ मिंग की जगह ले ली। आंटी शेन जिया, क्या आपको लगता है कि अगर उसे पता चल जाए कि मैं झाओ मिंग नहीं बल्कि शी मिंग हूं तो वह मुझसे नफरत करेगा? झाओ मिंग के विरोधाभासी विचारों को सुनकर शेन जिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह हमेशा से शी मिंग को एक सहज स्वभाव की लड़की समझती थी, लेकिन अब जब उसने उसके सामने अपने दिल की बात कह दी थी तो उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़की इतना सोचती है। ये सोचकर वाकई दिल टूट जाता है कि जब जी चेंग को पता चलेगा कि झाओ मिंग नहीं बल्कि शी मिंग है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसने आह भरी और उसे दिलासा देने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र झाओ मिंग के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। वह तुरंत खड़ी हो गई और हैरानी से झाओ मिंग को घूरते हुए बोली, महामहिम। झाओ मिंग पहले तो असमंजस में पड़ गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे देख रही थी। हालांकि उसकी बातों ने उसे वहीं जम जाने पर मजबूर कर दिया और वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जी चेंग को ठंडे भावों के साथ कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से खड़ी हो गई और अचंभित भावों से जी चेंग को देखने लगी। घबराहट में उसने अपनी हथेलियों से अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और इसी वजह से जी चेंग उसे बाहर से देख पा रही थी। जी चेंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और कमरे में प्रवेश किया, साथ ही वह झाओ मिंग को असमंजस भरे भावों से घूर रहा था। तुमने क्या कहा? तुम झाओ मिंग नहीं बल्कि शी मिंग हो। इसका क्या मतलब है? जी चेंग के चेहरे पर उलझन और हैरानी के भाव थे। झाओ मिंग के चेहरे का रंग उसके शब्दों को सुनकर पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे और पलकें फड़फड़ाने लगी, मानो वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी लार नीली और होंठ सिकोड़ लिए और कुछ कहने ही वाली थी कि शेन जिया बोल पड़ी, महामहिम, शी मिंग वह नाम है जो मैंने उसे बचपन में दिया था। हम इसी बारे में बात कर रहे थे। शेन जिया ने चेहरे पर विनम्रता भरी मुस्कान के साथ कहा। झाओ मिंग ने हिचकिचाहट के साथ जी चेंग की ओर देखा और सोचा कि क्या वह उसकी बातों पर विश्वास करता है या नहीं। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं उसे पसंद नहीं करूंगा क्योंकि वो जी मिंग है, झाओ मिंग नहीं। उसकी भौहें तन गईं और उसने उलझन में शेन जिया की तरफ देखा। इन दिनों वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान और चंचल हो गई है, इसीलिए उसे ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। आप जानते ही हैं कि कोमा से जागने के बाद से उसके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया है। उसे बस ये चिंता थी कि क्या आप अब भी उसे पसंद करते हैं या नहीं। कोई गंभीर बात नहीं है, शेन जिया ने बिना हिचकिचाए स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। जी चेंग की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर शांति और संयम था। झाओ मिंग को खुशी थी कि उसने उसकी जगह जवाब दिया क्योंकि वह इतनी घबरा गई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन। शेन जिया की बातें सुनकर जी चेंग ने मुस्कुराते हुए झाओ मिंग की ओर देखा और पूछा, झाओ मिंग, तुम अभी भी इस बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कई बार नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा ये रूप ज़्यादा पसंद है? मुझे खुशी है कि तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया और उन सभी लोगों से निपटने का तरीका ढूंढ लिया जिन्होंने अतीत में तुम्हें नीचा दिखाया था। और मेरा प्यार इतना खोखला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं डगमगाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही सच है। उसने कोमल निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और अपने जिद्दी आंसुओं को रोकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते, जी चेंग। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जानने पर तुम्हारी भावनाएं नहीं डगमगाएंगी। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला, लेकिन जैसे ही आंसू बहे उसने उन्हें पोंछ लिया और कहा, तुम अचानक क्यों आ गए? तुमने हमारी भावुक बातचीत में खलल डाला। अरे, मैं आपको बताना भूल गई थी कि दादी शुरेन ने आपको कल के भोज के लिए गहने चुनने के लिए उनसे मिलने भेजा है। जी चेंग ने झाओ मिंग को घूर कर देखा, जो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी लेकिन थोड़ी अजीब लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह थोड़ी उदास लग रही थी। उसे नहीं पता कि उसकी उदासी का कारण क्या है। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आप किसी भी नौकरानी को यह सूचना देने के लिए भेज सकते थे।
क्या सिर्फ मुझे ये बताने के लिए इतनी दूर आने की कोई ज़रूरत थी? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसके अचानक आने से वह डर के मारे उछल पड़ी थी। वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये कहते हुए वह उसके करीब झुक गया, उसकी नाक लगभग उसकी नाक को छू रही थी। तारांकन हम। जब शेन जिया ने हल्की खांसी करके उन्हें याद दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं, तो झाओ मिंग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और उसे तिरछी नज़र से देखा और अपने शर्म से लाल हुए चेहरे को छिपाने की कोशिश की। अध्याय 595 ड्रैगन और फीनिक्स। जी चेंग के जाने के बाद शेन जिया ने उसे भी जाने के लिए कहा और बताया कि वह थक गई है और उसे आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए वह दादी शुरेन के कमरे की ओर चली गई। दादी शुरेन के कमरे में महारानी झाओ मिंग आ गई हैं। ये घोषणा सुनते ही शुरेन ने ऊपर देखा और मुस्कुराई जब झाओ मिंग कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। शुरेन ने हाथ हिलाकर उसे अपने पास बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। झाओ मिंग ने सिर हिलाया और उसके बगल में बैठ गई। देखो कैसा है, क्या ये सुंदर है? क्या तुम्हें ये कंगन पसंद है? यह हार कैसा लगा, या यह पायल? जैसे ही झाओ मिंग बिस्तर पर बैठी, शुरेन ने अपने साथ लाए हुए तरह तरह के गहने दिखाना शुरू कर दिया। झाओ मिंग का उदास मन अचानक तरह तरह के गहने देखकर खिल उठा। दादी, ये तो बहुत सुंदर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप कल के भोज में खूब चमकेंगी, उसने अपने हाथों में पहनी खूबसूरत पायल को देखते हुए कहा। शुरेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने कब कहा कि ये मेरे लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। ये गहने तुम्हें पहनने हैं। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। शुरेन ने कल ही उसे एक कीमती अंगूठी उपहार में दी थी और अब ये गहने। उसकी सास वेंजू ने उसे कभी एक भी झुमका नहीं दिया था, लेकिन शुरेन उसे इतने सारे गहने दे रही थी। दादी, मैं ये सारे गहने कैसे ले जा सकती हूँ? शुरेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्यों, आपको ये पसंद नहीं आए? क्या मैं कुछ और दिखाऊं? ऐसी बात नहीं है, मुझे सब कुछ पसंद है। ये गहने मेरे गहनों से कहीं ज़्यादा कीमती और सुंदर हैं, लेकिन मैं तुमसे इतना सब कुछ कैसे ले सकता हूँ? आखिर ये सब तुम्हारा ही तो है। झाओ मिंग को उससे सारे गहने लेते हुए थोड़ा बुरा लगा। क्यों, तुम जी चेंग की पत्नी हो, ऐसे उपहार देना मेरा कर्तव्य है और तुम्हें इन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। औपचारिकता मत करो। मुझे पता है वेंजू एक अच्छी सास नहीं बन पाई, इसलिए मैं उनकी जगह सास के कर्तव्यों को निभाना चाहती हूँ। वेंजू हमेशा से लालची और स्वार्थी रही है और लोगों की भावनाओं को केवल धन के आधार पर आंकती है। झाओ मिंग, भले ही मैं इतने लंबे समय बाद यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि भाई ने तुम्हें और जी चेंग को सिंहासन पर क्यों बिठाया। शुरेन ने झाओ मिंग के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखा। झाओ मिंग ने अपनी बाहें उठाईं और उसके शब्दों को पूरा करने का इंतजार किया। भाई को जी चेंग के लिए हमेशा दुख होता था क्योंकि वह एक हंसमुख लड़का था, लेकिन उसकी मां की उम्मीदों और सिंहासन हथियाने की इच्छा ने उसे एक भावनाहीन इंसान बना दिया था। हालांकि उसने गौर किया कि जब भी जी चेंग महल में तुम्हें देखता था, उसके भावहीन चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वेंजू के विपरीत वह जी चेंग के लिए एक जीवन साथी चाहता था, न कि कोई लाभकारी वैवाहिक संबंध। शुरेन पुरानी यादों में खो गईं और भावुक हो गईं। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी मुझे चिट्ठियां लिखा करते थे और उन चिट्ठियों में हमेशा कहते थे कि उन्होंने जी चेंग के लिए एक सुंदर और नेक लड़की ढूंढ ली है। और वे सही थे। तुम्हारी वजह से ही जी चेंग पहले से भी ज़्यादा मुस्कुराने लगा है। जी चेंग को इस तरह खुलकर मुस्कुराते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। शुरेन मुस्कुराए और झाओ मिंग के चेहरे को सहलाते हुए बोली, तो ये सारे गहने ले लो। कल इन्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें ले लो। अब से ये सब तुम्हारे हैं। झाओ मिंग ने सिर हिलाया और खुशी खुशी गहने ले लिए। मैं इन्हें कल जरूर पहनूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन महल के मुख्य हॉल में दादी शुलान के स्वागत के लिए भोज का आयोजन किया गया था। सभी रईसों और मंत्रियों को इस दावत में आमंत्रित किया गया था। महल का हॉल सभी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था और अन्य रानियां भी महामहिम और दादी शुरेन के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही थीं। महारानी जियाशी, क्या आपको नहीं लगता कि दादी शुरेन बहन झाओ मिंग का कुछ ज़्यादा ही पक्ष लेती हैं? जियाशी के बगल में बैठी शियाओ मेई ने जिज्ञासा से पूछा। जियाशी ने भौहें चढ़ाकर निराशा से शियाओ मेई की ओर देखा। आमतौर पर वह इस तरह बात नहीं करती, लेकिन उसके शब्द कुछ चटपटे लग रहे थे। शियाओ मेई ने तुरंत अपनी बात समझाई। मैं बस खुश हूं कि बहन झाओ मिंग को सहारा देने वाला कोई मिल गया है। मुझे ये सोचकर बुरा लगता है कि अब तक माँ और महारानी शियाओली ने उसे कितना परेशान किया होगा। इस तरह वह उनसे बदला ले सकती है। जब जियाशी ने देखा कि शियाओली उनकी तरफ देख रही है, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने शियाओ मेई की ओर मुड़कर कहा, श्रीमती शियाओ मेई, दादी शुरेन बहन झाओ मिंग के पक्ष में हैं या नहीं, यह आपका विषय नहीं है, इसलिए कृपया इस बारे में बात न करें। जब जियाशी ने जियाओ मेई को डांटा तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने होंठ सिकोड़कर गलत तरीके से सिर हिलाया। महामहिम और महारानी आ गए हैं। जैसे ही गार्ड ने ये घोषणा की, सभी लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखने लगे। जब जी चेंग और झाओ मिंग महल में दाखिल हुए तो सभी ने शिष्टाचारवश सिर झुकाया। उन सभी के पहनावे को देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। झाओ मिंग ने पीले रंग की एक खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी जिस पर बहुमूल्य रंगीन रत्न जड़े हुए थे और रंगीन धागों से एक फीनिक्स पक्षी की कढ़ाई की गई थी। इससे उनकी आभा और भी प्रबल हो गई और वे और भी अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थीं। उसके बाल करीने से एक भारी जूड़े में बंधे हुए थे, जिसे शूरन द्वारा दी गई जैद की हेपिन से और भी खूबसूरत बनाया गया था। आज उसने दादी शूरन द्वारा दिए गए लगभग सभी आभूषण पहने हुए थे, जिससे वह और भी अधिक सुंदर और शाही लग रही थी। हालांकि उनके अलावा जी चेंग के पहनावे को देखकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने झाओ मिंग के समान रंग का चोला पहना हुआ था, जिस पर जी राजवंश के प्रतीक माने जाने वाले ड्रैगन की कढ़ाई की गई थी। झाओ मिंग के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई जब उसने दूसरों की हैरान करने वाली प्रतिक्रियाएं देखीं।
उसने जी चेंग के कपड़ों से मेल खाते हुए कपड़े पहने थे और लगभग पूरी रात इन ड्रैगन की कढ़ाई करने में बिताई थी। भले ही ये दादी शुरेन का स्वागत भोज था, लेकिन महल में कोई भी भोज छोटा नहीं होता। जी चेंग और वह अपने शाही सिंहासन की ओर बढ़े, उन सभी लोगों के बीच से गुजरते हुए जो उनके सामने झुक रहे थे। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन, उठना। सभी लोग प्रणाम करने की मुद्रा से उठ खड़े हुए और जी चेंग और झाओ मिंग को विस्मय से देखने लगे। झाओ मिंग से निकलने वाली आभा प्रबल और शक्तिशाली थी, जिससे वह एक फीनिक्स की तरह सुंदर लग रही थी, जबकि जी चेंग के ड्रैगन प्रिंट वाले परिधान ने उन्हें हमेशा की तरह मजबूत और शक्तिशाली बना दिया था। नोट: चीनी पौराणिक कथाओं के अनुसार ड्रैगन और फीनिक्स प्रेम और वैवाहिक जीवन में परिपूर्ण संतुलन के शक्तिशाली प्रतीक हैं। साथ ही इन्हें शाश्वतता का प्रतीक भी माना जाता है। अध्याय 596। इस महिला में अब भी बहुत अकड़ है। उन दोनों के बीच तालमेल देखकर हर कोई अचंभित और आश्चर्यचकित रह गया। दोनों से एक ऐसा करिश्माई आभास निकल रहा था कि सब लोग चुप हो गए। जी चेंग और झाओ मिंग की सीटें बाकी सीटों से थोड़ी ऊंची थीं। झाओ मिंग ने ऊपर से चारों ओर देखा और कोने में आंटी शेनजिया को एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण पोशाक में खड़े देखा। वह अकेली खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। शेनजिया को इस तरह कोने में अकेले खड़े देखकर झाओ मिंग को असहजता महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जी चेंग ने देखा कि झाओ मिंग एक खास दिशा में देख रही है। जब उसने उसकी नज़र का पीछा किया तो उसने शेनजिया को एक कोने में अकेले खड़े देखा। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और फैंग जू को अपने पास बुलाया। उसने धीमी आवाज़ में उससे कुछ कहा और उसके बाद फैंग जू शाही बैठक कक्ष से चला गया। कुछ मिनटों बाद झाओ मिंग तब आश्चर्यचकित रह गया जब फैंग जू शेनजिया को शाही बैठक कक्ष में लेकर आया। शाही बैठक कक्ष में जहां अन्य रानियां बैठी थीं, वहां शेनजिया के बैठने के लिए फैंग जू द्वारा एक सीट की व्यवस्था किए जाने पर वह आश्चर्यचकित रह गई। जब शेनजिया को उनके बीच बैठाया गया तो रानियां चौंक गईं। जियाओली ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जियाशी आगे बढ़ी और शेनजिया से बात करने लगी। वह जानती थी कि वह झाओ मिंग की चाची है, इसलिए उसने उससे बातचीत शुरू कर दी। जियाशी ने शेनजिया से बात करना शुरू किया और चूंकि वह मुखिया रानी थी, इसलिए अन्य रानियों ने भी उसका अनुसरण किया। शेनजिया को सहज महसूस करते और अब अकेला न देखकर झाओ मिंग को राहत मिली। उसने जी चेंग की ओर मुड़कर देखा और होठों से कहा, धन्यवाद। जी चेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया और उसे कसकर गले लगाने की तीव्र इच्छा को दबा लिया। वह आज बेहद खूबसूरत लग रही है। हालांकि भोज की व्यवस्थाओं के कारण उन्हें उसके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। दादी शुरेन आ गई हैं। कुछ समय बाद एक गार्ड आया और उसने घोषणा की। ये घोषणा सुनकर सभी लोग दादी शुरेन के सम्मान में खड़े हो गए। दादी शुरेन हल्के रंग की पीच रंग की पोशाक पहने हुए महल में दाखिल हुई। उनके हाथों में भारी चूड़ियां थीं और उन्होंने अपने बालों को एक भारी जूड़े में बांध रखा था। उसकी आभा शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। महल के अंदर जाते समय उनकी दो दासियों ने उन्हें सहारा दिया। हालांकि शुरेन के पीछे खड़े व्यक्ति को देखकर सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। झाओ मिंग का मुंह थोड़ा हैरानी से खुल गया जब उसने जी चेंग की तरफ देखा। क्या तुमने अपनी मां को यहाँ बुलाया है? उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लगता है दादी शुरेन उसे यहाँ लाई थी। शुरेन का पीछा करने वाली कोई और नहीं बल्कि वेंजू थी। उसने एक खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन ये पोशाक पहले की तरह भारी और रत्नों से जड़ी हुई नहीं थी। उसके बाल एक साधारण जूड़े में बंधे थे और वह पहले की तरह भारी भरकम कपड़ों में नहीं थी। हालांकि उसने जो कपड़े पहने थे वे उस सुनसान कक्ष में पहने कपड़ों से कहीं बेहतर थे। सुनसान कक्ष में उसे ढीले और सूती सादे कपड़े पहनने को मिलते थे, जबकि उसने ये खूबसूरत पोशाक पहनी थी। जी चेंग ने दादी को उनकी सीट पर बैठने में मदद की, जबकि वह उनके सामने खड़ा रहा और वेंजू की ओर देखा, जिसने कुछ नहीं कहा और बस शुरेन के बगल में खड़ी रही। क्या चल रहा है? झाओ मिंग भी शुरेन की ओर बढ़ा और उसे नमस्कार किया। शुरेन ने भी विनम्रतापूर्वक वेंजू को नमस्कार किया। हालांकि वेंजू ने बस नाक सिकुड़ी और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। झाओ मिंग ने उपहास करते हुए सोचा, इस महिला में अभी भी बहुत अकड़ है। दादी, क्या हुआ? जी चेंग ने वेंजू की ओर देखा और पूछा कि वह उसे भोज में क्यों लाई थी। शुरेन ने अपनी पीठ सीधी की और जवाब दिया, अरे उसके बारे में। मैं उसे वापस इसलिए लाई क्योंकि वह एक महारानी है। आखिरकार भले ही उसे पद से हटा दिया गया हो, आप उसे उस सुनसान कमरे में रहने नहीं दे सकते। जी चेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और सोचा कि शुरेन अचानक वेंजू के प्रति इतनी अच्छी क्यों हो गई। हालांकि उसके अगले शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। इसलिए मैं उसे महल वापस ले आया। हालांकि जब तक उसका 3 महीने का निलंबन समाप्त नहीं हो जाता, वह मेरे साथ ही रहेगी। ऑर्किड पवेलियन में रहने के बजाय वह मेरे साथ रहेगी और मेरी देखभाल करेगी। इस तरह वह मुझसे कुछ सीख सकती है। उसे उस सुनसान कमरे में रखना बेकार है, वहाँ उसका दिमाग और शरीर सड़ जाएगा। हालांकि अगर वह मेरी सेवा करती है तो वह कुछ सीख भी सकती है और अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप भी कर सकती है। शुरेन की बातें सुनकर झाओ मिंग और जी चेंग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था कि शुरेन जी चेंग से वेंजू की सज़ा कम करवाना चाहती है, लेकिन सज़ा कम करने के बजाय उसने उसे और बढ़ा दिया। वह जानती है कि वेंजू कितनी अहंकारी है। उसने शुरेन के साथ रहने की बजाय उस सुनसान कमरे में 3 महीने बिताना बेहतर समझा, क्योंकि शुरेन को उस पर दया करने का कोई इरादा नहीं दिखता। झाओ मिंग ने वेंजू की ओर देखा और उसके हैरान भावों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वेंजू भी दादी शुरेन के इरादों से अनजान थी। झाओ मिंग को वेंजू की ओर देखते हुए देखकर शुरेन ने कहा, अरे मैं उसे इसलिए लाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे स्वागत भोज में शामिल होने से चूक जाए। समय की कमी के कारण मैं उसे इस बारे में सूचित नहीं कर सकी।
हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई शुरेन के अधिकार से स्तब्ध था और वे देख सकते थे कि वेंजू भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जी चेंग, मेरी व्यवस्थाओं से आपको कोई समस्या तो नहीं है ना? शुरेन ने अपनी पोशाक ठीक करते हुए पूछा। जी चेंग अब भी असमंजस में था और अपनी माँ के लिए थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन शुरेन के भाव देखकर उसने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन। हाँ, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिर मैं आपके विचारों को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? शुरेन खुश थी, लेकिन इससे वेंजू और भी चिढ़ गई। उसने सोचा था कि जी चेंग कम से कम उसे उस सुनसान कमरे में रहने देगा, लेकिन उसने शुरेन की बात भी मान ली। शुरेन के साथ रहना उस गंदे पुराने कमरे में रहने से कहीं अधिक कठोर और यातनापूर्ण है। झाओमिंग ने मुस्कुराने से खुद को रोकते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह वेंजू के हाव भाव से समझ गई थी कि उसे शुरेन के साथ रहने और अपनी 3 महीने की सजा पूरी होने तक उसकी सेवा करने का विचार कितना नापसंद है। हालांकि 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी वह मानती है कि शेष दिन वेंजू के लिए शांतिपूर्ण नहीं होने वाले हैं। दादी, शुरेन मुझसे कहीं ज्यादा शरारती हैं। झाओमिंग उनकी हरकतों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अध्याय 597 प्रधान संगिनी। हॉल में मौजूद हर कोई अपने सामने घट रहे इस नाटकीय घटनाक्रम को देखकर स्तब्ध रह गया। शुरेन के सामने वेंजू महज एक साधारण बहू है, यहाँ तक कि महारानी होने का रुतबा भी उसके सामने मायने नहीं रखता। झाओमिंग के होंठ मुस्कुराते हुए सोचने लगे, क्या मैं अपनी सास को उनकी सास से डांट खाते हुए देखने वाली हूँ? ये तो बहुत मजेदार होगा। इसके बारे में सोचते ही उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। कितना मजा आने वाला है। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। अगर आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन। दादी, शुरेन के अपनी सीट पर बैठने के बाद उन्होंने वेंजू को भी अपने बगल में बैठने की अनुमति दी। हालांकि वेंजू कितनी असहज दिख रही थी, ये साफ देखा जा सकता था। वह कुर्सी के किनारे पर बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह भागने के लिए तैयार हो। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी और पहले जैसी शक्तिशाली आभा नहीं थी। इसके विपरीत वह वहां झाओमिंग के शब्दों में एक डरपोक बिल्ली की तरह बैठी थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। उनकी बहुएं उनके सामने बैठी थीं, जबकि उनकी सास दादी शुरेन उनके बगल में बैठी थीं। उन्हें इस माहौल में सहज महसूस नहीं हो रहा था। ये दृश्य देखकर झाओमिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद जी चेंग ने सबकी ओर देखकर कहा, चूंकि सब लोग आ चुके हैं तो चलिए जश्न शुरू करते हैं। फैंगजू, जश्न शुरू करो। जी चेंग की बातें सुनकर फैंगजू ने सिर हिलाया और नर्तकियों को प्रदर्शन शुरू करने का संकेत दिया। इस भोज का शुभारंभ प्रस्तुतियों, अभिवादन समारोह के साथ होगा और अंत में सभी के लिए दावत का आयोजन किया गया है। इससे पहले कि फैंगजू कार्यक्रम शुरू कर पाती, शुरेन ने बोलना शुरू कर दिया। जी चेंग, तुम्हारे बाईं ओर खाली सीट क्यों है? क्या वहां मुख्य महारानी को नहीं बैठना चाहिए? शुरेन के सवालों को सुनकर सभी ने गौर किया कि आज शियाओली जी चेंग के बाईं ओर नहीं बैठी थी और मुख्य संगिनी की कुर्सी खाली थी। शुरेन का सवाल सुनकर शियाओली ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा कि शुरेन उसे वहां जाकर बैठने के लिए कह रही है। वह अपनी सीट से उठी और शुरेन की ओर देखकर बोली, दादी, मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद। पहले सीट पर न बैठने के लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं अभी आती हूँ। पहले तो जियाओली जी चेंग के बगल में नहीं बैठी थी क्योंकि उसे निलंबित कर दिया गया था और वह उस समय मुख्य संगिनी नहीं थी। पहले तो वह खुश नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि जियाशी भी वहां नहीं बैठी है तो उसका मूड ठीक हो गया। हालांकि जब शुरेन ने खाली सीट की ओर इशारा किया तो उसने सोचा कि उसके लिए वहां जाकर बैठना स्वाभाविक है। भले ही उसे निलंबित कर दिया गया हो, वह अभी भी मुख्य संगिनी है और यह निलंबन केवल अस्थायी है। झाओमिंग ने भौहें चढ़ाईं और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने शुरेन के शब्द सुने जिससे वह लगभग अपनी लार में ही घुट गई। तुम कौन हो? मैं महारानी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। जियाशी, तुम जी चेंग के बगल में क्यों नहीं बैठी हो? तुम्हें उनके बाईं ओर बैठकर महारानी का साथ नहीं देना चाहिए। शुरेन ने शियाओली को नजरअंदाज कर दिया, जो खड़ी होकर जी चेंग के बगल में बैठने के लिए तैयार थी। इसके बजाय उसने जियाशी की ओर देखा, जो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। जो कुछ हुआ उस पर शियाओली शर्म से लाल हो गई। शुरेन ने उससे पूछा, वह कौन है? कई बार अपना परिचय देने के बाद भी उसे अपना नाम याद नहीं है। हालांकि जियाशी ने मुश्किल से एक बार अपना परिचय दिया था और फिर भी उसे उसका नाम याद था। इसके अलावा वह उसे जी चेंग के बगल में जाकर बैठने के लिए कह रही है। अगर शुरेन ने सबके सामने इस भोज में जियाशी को जी चेंग के बगल में बैठा दिया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? शाओली ने वेंजू की तरफ देखा, लेकिन वेंजू को सिर झुकाए देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शुरेन के सामने तो वेंजू भी डरी हुई बिल्ली के बच्चे जैसी हो गई थी। उसकी शेरनी जैसी उग्रता के बारे में क्या, उसकी शक्तिशाली आभा के बारे में क्या, हॉल में मौजूद हर कोई शाही परिवार में चल रहे ड्रामे के बारे में कानाफूसी करने लगा। दादी शुरेन की बातें सुनकर जियाशी चौंक गई। वह हिचकिचाते हुए खड़ी हुई और शुरेन और फिर झाओमिंग की ओर देखा। उसे ये तय करने में दुविधा थी कि उसे ऊपर जाना चाहिए या नहीं। श्रीमती जियाशी, इधर आइए। आप प्रधान महारानी हैं, इसलिए आपका यहाँ बैठना ही उचित है। जियाशी ने सिर हिलाया और गुस्से से उबल रही शियाओली के पास से गुजरते हुए जी चेंग के बगल में जाकर बैठ गई। झाओमिंग की बातें सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। मुख्य महारानी? तो फिर महारानी शियाओली का क्या होगा? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या वह मुख्य महारानी नहीं थी? फिर क्या हो रहा है? कुछ ही लोगों को शियाओली की सजा के बारे में पता था, जबकि अधिकांश लोग इस बदलाव से अनजान थे। उनके लिए जियाओली मुख्य महारानी थी और पूरी स्थिति काफी हास्यास्पद थी।
सबकी टिप्पणियां सुनकर शियाओली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह झुंझलाहट में अपनी सीट पर वापस चली गई और अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया। शेंजिया उसके बगल में बैठी थी। शियाओली के साइड प्रोफाइल को देखकर वह कुछ सोचते हुए भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह वही है? कुछ देर बाद भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और कुछ नृत्य समूहों ने अपना सुरुचिपूर्ण और सुंदर प्रदर्शन दिया। झाओ मिंग को एक ही नृत्य प्रदर्शन के बाद ऊब महसूस होने लगी। संगीत हल्का और सुकून देने वाला था। उसे ऐसा लगा जैसे यह उसकी लोरी हो जो उसे सुला रही हो। जी चेंग ने उसकी ओर एक नज़र डाली और उसकी झुकी हुई आंखों और एक तरफ झुके हुए सिर को देखकर आह भरी। उसने आह भरी और झुककर उसके कानों में फुसफुसाया, सोना मत। भोज अभी शुरू ही हुआ है। थोड़ी देर में स्वागत समारोह और दावत भी है। उसके शब्दों को सुनकर वह तुरंत होश में आ गई और खुद को जगाए रखने के लिए उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और इस संगीत से सुन जाने के लिए गहरी सांस ली। उसे जागते रहने की कोशिश करते देख जी चेंग मुस्कुराया। उसने फेंगजू को बुलाया और झाओ मिंग के लिए चाय लाने को कहा। शुरेन ने दूर से उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अध्याय 598 वह मेरे साथ जा रही है। उपहार और अभिवादन समारोह के बाद सभी लोग भोजन कक्ष में चले गए जहां सभी के लिए एक भोज का आयोजन किया गया था। अलग हॉल में बीच में एक बड़ी मेज लगाई गई थी जिस पर शाही परिवार के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे गए थे। आमतौर पर इसे अन्य कार्यक्रमों की तरह ही एक ही हॉल में आयोजित किया जाता था, लेकिन दादी शुरेन के यहाँ होने के कारण विशेष व्यवस्था की गई थी। मेज के बीचों बीच जी चेंग बैठे थे जबकि शुरेन उनके बगल में महारानी के लिए आरक्षित स्थान पर बैठ गईं। उनके ठीक बगल में झाओ मिंग हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठ गईं। वेंजू को गुस्सा आया क्योंकि उसे शुरेन के बगल में बैठना पड़ा और उसकी विशेष सीट जो उसके पद के साथ जुड़ी हुई थी शुरेन को दे दी गई थी। इसी वजह से वह मुख्य रसोई कियान डैन द्वारा बनाया गया विशेष भोजन भी नहीं खा सकी क्योंकि वह भोजन केवल महारानी जी चेंग और महारानी के लिए ही था। पहले वह कियान दाई के हाथ का बना खाना बड़े चाव से खाती थी और झाओ मिंग को अपने हाथ का बना खाना खाने नहीं देती थी। लेकिन अपने जन्मदिन की दावत के बाद जी चेंग ने कियान डैन से झाओ मिंग को भी खाना परोसने के लिए कहा। उसने होंठ सिकोड़कर खाना खाया। भले ही यह खाना कियान डैन ने नहीं बनाया था, फिर भी उस सुनसान कमरे में खाए खाने से बेहतर था। वह पकौड़ी खा रही थी तभी उसकी नज़र झाओ मिंग के गहनों पर पड़ी। उसने पहले ही गौर किया था कि आज झाओ मिंग कुछ अलग दिख रहा था। हालांकि अब जब वह इसे ध्यान से देखती है तो उसे अपने गहने सामान्य से अलग और अधिक भारी और सुंदर लगते हैं। हालांकि ये परिचित सा लगता है। उसने आंखें सिकोड़कर झाओ मिंग की उंगली में मौजूद बड़ी अंगूठी पर ध्यान केंद्रित किया। अंगूठी को पहचानते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये दादी शुरेन की अंगूठी थी, वह अंगूठी जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए थी। इतना ही नहीं, उसके सारे गहने भी शुरेन के ही लगते हैं, क्योंकि उसने ये गहने पहले भी देखे हैं। ये वो गहने थे जो शुरेन को शादी के समय दहेज में मिले थे। शुरेन ने हमेशा इन गहनों को सहेज कर रखा और इससे पहले कभी किसी को नहीं दिए। झाओ मिंग को घूरते हुए उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर कामलिन। तारांकन तारांकन तारांकन। 3 दिन रोजमर्रा के कामों और सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में पलक झपकते ही बीत गए। आज उन्हें शूटिंग खत्म करके शिया शहर वापस जाना था। सभी लोग आंगन में इकट्ठा हुए और नाश्ता किया। हमेशा की तरह शीमिंग ने सबके लिए नाश्ता बनाया था। किनबी ने शीमिंग द्वारा बनाए गए नूडल्स चखे और उनके स्वाद से दंग रह गई। उसने शीमिंग की ओर देखा और पूछा, शीमिंग, क्या तुमने इसमें वो जड़ी बूटियां डाली हैं? पहले दिन युआन लेई ने काफी हंगामा किया जब शीमिंग ने सामने के आंगन से कुछ जड़ी बूटियां मिलाईं। जियामिंग ने सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, हाँ, कोई समस्या तो नहीं है। किनबी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ये स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि जब भी आप इन जड़ी बूटियों को खाने में डालते हैं तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता है और उसमें एक ताज़ा स्वाद जुड़ जाता है। सनवेन और अन्य लोगों ने भी किनबी की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। सनवेन ने पीडी की ओर देखा और पूछा, क्या आपने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा है ये किस तरह की जड़ी बूटी है? सभी ने पुलिस अधिकारी की ओर देखा जो कैमरा क्रू के साथ बैठा उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। हाँ, ये स्थानीय लोगों द्वारा उगाया गया एक विशेष पौधा है। ये केवल यहीं उगता है। उन्होंने बताया कि यह खाने योग्य है और वे इसे अपने भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जी मिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि यह खाने योग्य है? क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया कि यह केवल यहीं उगता है और बाजारों में न बिकने के कारण दूसरों को इसके बारे में पता नहीं है। जब पीडी ने शीमिंग से यह सवाल पूछा तो कैमरामैन ने शीमिंग पर फोकस किया ताकि उसका शॉट लिया जा सके। जियामिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे जड़ी बूटियों और पौधों में थोड़ी दिलचस्पी है, इसलिए जब मैंने उन जड़ी बूटियों को देखा तो मुझे पता चल गया कि वे खाने योग्य हैं। उसने थोड़ी अटपटी मुस्कान के साथ कहा, वह कैसे पता लगा सकती है कि कोई जड़ी बूटी खाने योग्य है या नहीं? उसने अपने पिछले जीवन में अपना पूरा बचपन एक गांव से दूसरे गांव घूमते हुए अपनी यात्राओं के दौरान औषधीय और खाने योग्य जड़ी बूटियों की तलाश में बिताया है। किनबी एक बार फिर शीमिंग से हैरान रह गई। जंगली जड़ी बूटियों को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन शीमिंग ये पहचानने में कामयाब रही कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। किनबी लगातार शीमिंग की तारीफ करती रहती थी, जबकि युआन लेई को किनबी को शीमिंग के चमचे की तरह व्यवहार करते देखकर चिढ़ होती थी। सनवेन ने इटर्नल लव के कलाकारों को देखते हुए कहा, आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने के बाद मैं कह सकती हूँ कि यह फिल्म हिट होने वाली है। चूंकि श्रीहान ने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को चुना है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बाकी फिल्मों की तरह ये भी बहुत बड़ी हिट होगी। उनके समापन शब्दों के साथ ही विलेज लाइफ की शूटिंग समाप्त हो गई और सभी ने अपना सामान इकट्ठा किया और अपनी कारों के आने का इंतजार करने लगे।
जियामिंग, तुम कैसे वापस जा रही हो? वुशेंग ने उससे पूछा जब विलेज लाइफ के नियमित कलाकार एक एक करके चले गए और अब मुख्य रूप से उनकी टीम और कैमरा क्रू ही बचे थे। उसने सोचा कि उसके पास वापस जाने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए वह उसे लिफ्ट देने की योजना बना रहा था। जियामिंग जवाब देने ही वाली थी कि उसके पीछे खड़ी जियान यान ने कहा, वह मेरे साथ जा रही है। अंडरस्को। जियामिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और सोचने लगी कि जियान यान हमेशा ऐसे शब्द क्यों बोलती है जिनसे दूसरे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। उसका मतलब है कि हम एक ही कार में बैठेंगे क्योंकि हम एक ही कंपनी से हैं। उसने समझाने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि वुशेंग ने उसकी बात गलत समझ ली है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास वापस जाने के लिए गाड़ी है। इस तरह ठुकराए जाने के बाद वुशेंग अजीब तरह से हंस पड़ा। युआन लेई ने बगल से उपहास उड़ाया क्योंकि वह वुशेंग और जियान यान को शीमिंग को लिफ्ट देने के लिए बेताब देखकर चिढ़ गई थी। बातचीत के दौरान वे सभी उस कैमरे पर ध्यान नहीं दे पाए जो उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। अध्याय 599 कमांडर युआन सोंग। वापस लौटते समय शीमिंग सो गई जबकि जियान यान उसे बगल से देखती रही। कार में उनके अलावा सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था। इस बार जियान यान का मैनेजर और सोंग शिनर दोनों ही नहीं आए थे क्योंकि उन्हें पहले ही मना कर दिया गया था कि वे सिर्फ उन्हें लेने के लिए इतनी दूर न आएं। वह गर्दन के तकिए पर सिर रखकर सो रही थी और उसने अपने हाथों को आरामदेह मुद्रा में अपनी छाती के चारों ओर लपेटा हुआ था। जियान यान ने अपने होंठ सिकुड़े और उसे कंबल में लपेट दिया क्योंकि कार में एयर कंडीशनर चल रहा था। कुछ देर बाद वह भी खिड़की से सिर टिकाकर सो गया। जब जिमिंग को फिर से वही अजीब सपना आया तो उसने सोते समय अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके सपने में एक लड़की दर्पण के सामने बैठी थी और एक युवा लड़की जो उसकी नौकरानी लग रही थी उसके बालों को संवार रही थी। इस बार वह लड़की का चेहरा साफ साफ देख पा रही थी, पहले की तरह धुंधला नहीं था। लड़की गोरी और खूबसूरत थी। उसके कमर तक लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, चेरी जैसे पतले होंठ और वह मासूम और प्यारी मुस्कान उसे बेहद आकर्षक और सुंदर बना रही थी। अपने सपने में वह हर चीज़ को उस लड़की के नजरिए से देख रही थी और उस लड़की के उत्साह को महसूस कर सकती थी। मेई, जल्दी करो, मैं कमांडर युआन से मिलना नहीं भूलना चाहती। बाल संवार रही लड़की ने अधीरता से कहा। श्रीमती, क्या आपको यकीन है कि आप जो कर रही हैं वह सही है? अगर महाराज को पता चल जाए कि आप कमांडर युआन से मिलने के लिए इस तरह चुपके से बाहर जा रही हैं तो क्या होगा? चिंता मत करो, उसे पता नहीं चलेगा और मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ, मैं तान साम्राज्य की राजकुमारी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या बिगड़ सकता है? उसने घमंड से कहा। जल्दी करो और मेरी हेयरपिन लगा दो, मैं अपना पूरा दिन बाल संवारने में नहीं बिता सकती। हाँ, इतना कहते हुए उस युवती ने अपने बालों को जैद की हेयरपिन से ठीक किया। मैडम, आपको ये हेयरपिन इतनी पसंद क्यों है? आप हमेशा यही पहनती हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी हेयरपिन को सहलाया और कहा, क्योंकि यह मुझे मेरे पिता ने बचपन में दी थी। ये हेयरपिन मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये तब दी थी जब उन्होंने माँ से वादा किया था कि वे कोई और पत्नी या रखेल नहीं रखेंगे, इसलिए उस दिन से मैं तान राजवंश की इकलौती राजकुमारी बन गई। जैसे पिता का मुकुट होता है वैसे ही यह मेरा मुकुट है, तान साम्राज्य की राजकुमारी होने का मेरा प्रतीक है। आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। सपने में दृश्य बदलने पर शीमिंग ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि अब वह एक प्राचीन स्थानीय बाजार था। स्थानीय बाजार उसे उसके बीते जीवन की याद दिलाता है जहां लोग सड़क पर चीजें बेच रहे थे और सुबह का समय होने के कारण वहां काफी भीड़ थी। खुद को तान राजवंश की राजकुमारी बताने वाली वह लड़की तेजी से चल रही थी और भीड़ में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वह कहाँ है? लड़की इधर उधर देखते हुए चलती रही। वो रहा। सामने किसी को चलते हुए देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश में अपनी गति बढ़ा दी जो उससे दूर जा रहा था। कमांडर युआन सोंग। अपने हाथ पीछे करके चल रहा वह व्यक्ति धीमी आवाज सुनकर अचानक रुक गया और उसे पुकारने वाले व्यक्ति को देखने के लिए पीछे मुड़ा। वह मुड़ा और लड़की को आश्चर्य से देखते हुए बोला, राजकुमारी तान शियू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, अरे मुझे महल में बोरियत हो रही थी, इसलिए मैं बस बाहर घूमने आ गई। ताजी हवा लेना अच्छा लगता है ना? युआन सोंग ने अपने होंठ सिकुड़े और अनजाने में सिर हिलाया। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। मूल लेखक का समर्थन करें, चोरों का नहीं। सादर, कामलिन, मैं कुछ देर पहले महल में था। मैं वहां महाराज से मिलने गया था। उस व्यक्ति ने उनसे कुछ दूरी बनाए रखते हुए कहा। तान शियू ने यह सुनकर मानो आश्चर्य से सिर हिलाया। बेशक वह जानती थी कि वह अभी महल में था, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए जल्दी से बाहर आई थी। उस व्यक्ति ने अपने होंठ सिकोड़कर पूछा, महामहिम, आप अकेले क्या कर रही हैं? आपके अंगरक्षक और दासियां कहाँ हैं? आप उन्हें साथ क्यों नहीं लाईं? जब उसने देखा कि वह अकेली है तो उसने अपनी बाहें उठाकर धीमी आवाज में पूछा। तान शियू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, जब मैं अपनी नौकरानियों को साथ लाती हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है। वे मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने देती और हमेशा मुझे ये और वह न करने के लिए टोकती रहती हैं। उसने होंठ फुलाते हुए कहा, मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। उसने झिझकती हुई मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपनी पीठ के पीछे रखे हाथ को हिलाकर अपनी नौकरानी को दूर रहने का इशारा किया। नौकरानी दीवार के पीछे छिपी हुई थी और दूर से उसे देख रही थी। उस युवती ने तान शियू का इशारा समझ लिया और दीवार के पीछे अच्छी तरह छिप गई। अगर युआन सोंग ने उसे इस तरह छिपते हुए पकड़ लिया तो उसकी मालकिन उसे जान से मार डालेगी। उस आदमी ने अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ा और चारों ओर देखा। ये ठीक नहीं है, राजकुमारी सुश्री तान शियू, आप इस तरह अकेले सड़कों पर नहीं घूम सकती। ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। भले ही सुबह हो गई हो, आपको इस तरह इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। लोगों के सुनने और पहचानने के डर से उसने उन्हें राजकुमारी कहना बंद कर दिया।
लड़की चुप रही और अपनी मुस्कान को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। आह, वह मेरे बारे में चिंतित है। उसे अपने बारे में चिंतित देखकर वह खुशी से चीख पड़ी। लेकिन मैं अभी अभी बाहर आई हूँ और इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती। मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। उसने अपने नम होठों को थोड़ा सिकुड़ते हुए कहा। युआन सॉन्ग के चेहरे पर शिकन आ गई जब उसने उसे इस तरह मासूमियत से पेश आते देखा। उसने अपने होंठ सिकुड़े, इधर उधर देखा और अपने मजबूत हाव भाव को बनाए रखने की कोशिश की। अगर मैं बिना घूमे फिरे ऐसे ही वापस चला जाऊं तो मेरा बाहर आना व्यर्थ होगा। आप जानते हैं, मुझे इस तरह बाहर जाने के ज़्यादा मौके नहीं मिलते। कमांडर युआन सोंग, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाए और अपना काम कीजिए। मैं अकेले ही ठीक रहूंगी। मैं बस थोड़ा घूम लूंगी और अकेले कुछ खाकर वापस आ जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा। उसने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा। युआन सोंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ाईं और कुछ सोचने लगी। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैं अपना काम करने कैसे वापस जा सकता हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर आप आसपास देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको इस तरह अकेले सड़क पर भटकने नहीं दे सकता। उस आदमी ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर लड़की का चेहरा खिल उठा। बेशक, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैं सड़कों पर अकेले घूमने नहीं निकली थी। उसने सिर हिलाया और कहा, तो आपको परेशान करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे पता है आप व्यस्त हैं और आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस तरह आपको परेशान करना ठीक नहीं है। ये कहते हुए वह आगे बढ़ गई। वह उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए उनके बगल में चलता था। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें सड़कों पर अकेले भटकने नहीं दे सकता। उसने लड़की की ओर देखते हुए कहा, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसे कलात्मक बना रहे थे। जब तान शियू ने उनके एक साथ तालमेल बिठाकर चलते कदमों को देखा तो उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। काश हम हमेशा साथ साथ चल सकें। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।